अस्सलाम वालेकुम जी। आज मेरे साथ एक बहुत ही महान हस्ती हैं जो कि हैं खतीजा ख़ान। ये यहाँ पर ईएमएम बायोम के अंदर अरासमस स्कॉलर हैं। आज हम के साथ इनके साथ इनफॉर्मल इंटरव्यू करेंगे जिसमें हम इनसे डिफरेंट क्वेश्चंस पूछेंगे, इनका एक्सपीरियंस पूछेंगे और जो स्टूडेंट्स के मुझे क्वेश्चंस आते हैं उनके आंसर्स भी हम इन्हीं से पूछेंगे। तो चलिए बात करते हैं खतीजा से। अस्सलाम वालेकुम खतीजा। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? आपका कैसा रहा एक्सपीरियंस यहाँ का? मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। फ़िलहाल मैं सर्बिया में हूँ फ़र्स्ट सेमेस्टर के लिए, तो यहाँ पे तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। अब आगे देखते हैं कैसा रहता है। तो आपका जो दूसरा सेमेस्टर है वो कहाँ पे है? मेरा दूसरा सेमेस्टर ग्रीस में है, पतरास में। ओके ओके। तो चूँकि ये प्रोग्राम जो है इसका ईएमएम बायोम का, इसमें मल्टी नेशनल जो है वो होते हैं, तो आपको जो डिग्रीज़ हैं या आपके जो सेमेस्टर्स हैं वो किन किन कंट्रीज़ के अंदर होंगे? मेरा जो पहला सेमेस्टर है वो सर्बिया में था, दूसरा ग्रीस में होगा और तीसरा रोमानिया में होगा। और फिर फोर्थ सेमेस्टर के लिए मुझे चूज़ करना है इन तीन कंट्रीज़ में से कोई एक कंट्री। ओके ओके। तो यानी कि आपके दो मुल्क हैं वो यूरोपियन यूनियन के हैं। रोमानिया भी अब यूरोपियन यूनियन में आ गया हुआ है और ग्रीस भी यूरोपियन यूनियन का है और इसका भी। अब चूँकि ये तीन डिफरेंट जगहों जगहों से आप कर रही हैं डिग्री, तो इसके अंदर आपको जो डिग्रीज़ हैं क्या वो इन तीनों मुल्कों से मिलेंगी या आपको सिर्फ सर्बिया से मिलेगी? डिग्री हमें तीनों मुल्कों से मिलती है। ये एक अच्छी बात है कि यूरोप की जी। डिग्री तीन डिफरेंट मुल्कों में से है, दो यूरोपियन यूनियन की डिग्रीज़ और एक आपको नॉन ईयू की डिग्री मिलती है जो कि आपके बहुत सारे डोर्स जो है ओपन कर देती है। तो जी। हम बात करते हैं कि आपने जब इस प्रोग्राम के बारे में सुना और अप्लाई किया था, तो उसमें कुछ ऐसी क्वेश्चंस आते हैं स्टूडेंट्स के कि किस तरह से आपने अप्लाई किया, किस तरह से सुना, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं हमें लिंक नहीं मिलते, चीज़ें नहीं मिलती, तो आपने कैसे सर्च किया था इसको? देखिए, जब आप किसी प्रोग्राम के लिए अप्लाई करते हैं या आप किसी भी चीज़ के लिए कोशिश करते हैं तो आपको उसको पूरे तरीके से रिसर्च करनी चाहिए। आप बेशक जितनी वीडियोस देख लें, अगर आप ख़ुद अपनी रिसर्च नहीं करेंगे प्रोग्राम लिंक पे जाके, तब तक सक्सेस के चांसेस बहुत कम है। आप वीडियोस भी देखें, आप डिफरेंट ब्लॉग्स भी पढ़ें, लेकिन आपकी अपनी रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने यही किया था। जब मुझे इस प्रोग्राम के बारे में पता लगा था, मैं इसकी वेबसाइट पे गई और मैंने एक एक चीज़ को पढ़ा था। इवन करिकुलम में कौन से सब्जेक्ट्स हैं, कौन से प्रोफेसर पढ़ा रहे हैं, मैंने वो तक देखा था। और फिर मैंने उन सब चीज़ों को जो है अपने एसओपी में जो है वो मेंशन किया, जिससे पता लगा कि मैं इतना इंटरेस्टेड हूँ कि मैंने सारी रिसर्च की है। तो मेरे लिए रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और मैंने वो की थी। ये तो एक आपने बिल्कुल सही बात की है। अब यहाँ पे एक बहुत ऐसा क्वेश्चन है जो कि चूँकि ये भी इनफॉर्मल सा हमारा इंटरव्यू है, तो बहुत सारे क्वेश्चन रैंडमली आएँगे आपकी तरफ। जीपीए कितनी थी आपकी? मैं अपना जीपीए बताऊंगी तो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। मेरा जीपीए बहुत हाई था, 3.99 था। लेकिन मैं समझती हूँ कि अगर सिर्फ मेरा 3.99 सीजीपीए होता आउट ऑफ 4 और साथ मेरी एक्स्ट्रा कुछ और एक्सपीरियंसेस ना होते, तो शायद मैं इस प्रोग्राम के लिए शॉर्टलिस्ट ना होती। तो जीपीए तो मैंने बता दिया, लेकिन जस्ट विद दिस जीपीए मुझे नहीं लगता कि मैं सेलेक्ट होती। ओके, तो आपके जो प्रोग्राम है उसमें तकरीबन आई थिंक 20 स्टूडेंट्स हैं। जी। तो उन 20 स्टूडेंट्स में आपको पता है कि उनकी जीपीए कितनी कितनी है? मुझे ये तो नहीं पता कि कितनी है, लेकिन मुझे लगता है कि अच्छा जीपीए होगा, क्योंकि हमारे प्रोग्राम में 60% वेटेज जीपीए की है। लेकिन हमें पता है कंपटीशन इतना हाई है कि आपको सिर्फ 60 मार्क्स नहीं लेने, आपको 90 अबव लेने हैं। तो आपको अदर जो आपके एक्सपीरियंसेस हैं और एक्टिविटीज़ हैं उनको भी ऐड करना है, समवेयर अराउंड 95 96 अचीव करने के लिए। स्पेशली मैं एक बात कहूँगी कि पाकिस्तान से कंपटीशन बहुत हाई होता है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे होते हैं। तो स्पेशली पाकिस्तानी जो हमारी ऑडियंस है उनको तो बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल बनानी है। तो उसमें यही होगा कि आपको अच्छे से पढ़ना है, जैसे आपने रिसर्च की है अच्छे से। स्टूडेंट्स जी। जो हैं वो अच्छे से नहीं पढ़ते हैं, तो ये एक बहुत ज़्यादा अहम है पॉइंट जो इन्होंने रेज़ किया है, जो आपको नोट करना चाहिए। अच्छा, अब हम बात करते हैं सबसे पहले कि आपका पहला सेमेस्टर चूँकि सर्बिया के अंदर था, तो सर्बिया में जो कोर्सेज़ होते हैं उसमें चूँकि जो प्रोग्राम है बायोमेडिकल इंजीनियरिंग का यहाँ पे, उसमें इलेक्टिव कोर्सेज़ होते हैं, मैंडेटरी कोर्सेज़ होते हैं। डू यू हैव द फ्री चॉइस कि आप जो चाहें कोर्स चूज़ कर सकते हैं? बिल्कुल, हमारे पास फ्री चॉइस थी। मैंने टिश्यू इंजीनियरिंग का कोर्स कभी भी नहीं पढ़ा था, वो मैंने यहाँ पर आके पढ़ा और मेरा काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और आपके पास चॉइस है, अगर आप बायोलॉजी साइड के कोर्सेज़ पढ़ना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल बायो मटेरियल्स वगैरह, तो आपको उसकी भी चॉइस है। वरना इंजीनियरिंग साइड पे इमेज प्रोसेसिंग का कोर्स है, इंस्ट्रूमेंटेशन के कोर्सेज़ हैं, आप वो भी चूज़ कर सकते हैं। तो सर्बिया में हमारे पास आई थिंक 2 या 3 इलेक्टिव्स की चॉइस थी, लेकिन ग्रीस में हमारे पास ज़्यादा चॉइस होगी। ठीक है, यानी कि जो बायोलॉजी के प्रोग्राम से अभी आपने बात की कि बायोलॉजी की तरफ से भी आ रहे हैं, तो अब सबसे अहम क्वेश्चन है कौन सी डिग्री वाले स्टूडेंट्स जो हैं वो इस प्रोग्राम के अंदर अप्लाई कर सकते हैं? चूँकि ये बायोमेडिकल इंजीनियरिंग है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स सोचते हैं कि सिर्फ बायोलॉजी वाले नहीं आएंगे, केमिस्ट्री वाले भी आएंगे या नहीं आएंगे। तो आप ज़रा इस बारे में बता सकती हैं कि आपकी क्लास के अंदर किस किस बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स आए हैं और वैसे फोकस इस प्रोग्राम का क्या है?
सही। इस प्रोग्राम के फ़ोकस की बात करें तो बहुत सारे मेजर्स के स्टूडेंट इसमें अप्लाई कर सकते हैं, आप वेबसाइट पे भी देख सकते हैं। लेकिन अगर मैं अपने क्लासमेट्स की बात करूं तो हमारे पास बायोकेमिस्ट्री बैकग्राउंड के एक स्टूडेंट हैं जो कि मेरे लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ था। लेकिन अगेन बायोकेमिस्ट्री, लेकिन उनकी रिसर्च, उनका कुछ प्रोजेक्ट्स एक्सपीरियंस बायोमेडिकल इंजीनियरिंग की साइड पे था, तो इसलिए वो सेलेक्ट हुए। इसके अलावा हमारे पास स्टूडेंट्स हैं कंप्यूटर साइंस के, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के, बायो इन्फॉर्मेटिक्स और सिंपल इन्फॉर्मेटिक्स के भी स्टूडेंट हैं। ये कुछ हैं जो कि मुझे याद है हमारे साथ स्टूडेंट्स हैं। बाकी बायोमेडिकल इंजीनियर्स हैं, लेकिन और भी फील्ड से काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं। तो इसमें एक यानी कि काफ़ी वास्ट जो उन्होंने वैरायटी है वो दी हुई है कि आप उसके अंदर जो है स्टूडेंट्स आ सकते हैं और अपना जो भी एप्लीकेशन है प्रोसेस कर सकते हैं। तो अब चूंकि आपका पहला सेमेस्टर यहाँ पे था, अभी यहाँ पे जो सेमेस्टर होता है इसके वीज़ा जो प्रोसेसेस होते हैं, फर्स्ट सेमेस्टर सर्बिया का है, सर्बिया नॉन EU कंट्री है, तो इसका जो वीज़ा सिस्टम है उसमें आपको कितनी मुश्किलात आई थी और क्या क्या चीज़ें जो हैं वो यूनिवर्सिटी कवर करती है, कितनी सपोर्ट आपको देती है इस वीज़ा प्रोसेस के अंदर, उसके बारे में ज़रा बताएँ। अच्छा, ये थोड़ा सा मसला है सर्बिया के वीज़ा के लिए कि पाकिस्तान में सर्बियन एम्बेसी नहीं है, और आप अगर पाकिस्तान से आ रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा आपके लिए ये प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। मैं क्योंकि टर्की से आ रही थी तो मुझे कोई भी मसला नहीं हुआ। मैंने बहुत इजीली जो है ना वो सर्बिया का वीज़ा ले लिया था। मगर हमारे लिए प्रॉब्लम ये थी कि हमें ग्रीस का वीज़ा भी लेकर आना था, जो कि एक मतलब नॉर्मली नहीं होता इरास्मस प्रोग्राम्स में। तो मुझे सर्बिया का वीज़ा तुर्की से लेना पड़ा और मुझे ग्रीस का वीज़ा पाकिस्तान से लेना पड़ा। अच्छा, ग्रीस का वीज़ा रिजेक्शन पाकिस्तानीज़ के लिए बहुत हाई हो चुका है। तो मुझे लेकिन उस चीज़ का मतलब सामना नहीं करना पड़ा, क्योंकि पाकिस्तान में यूरोपियन यूनियन हमें सपोर्ट करती है और वो ईमेल कर देती है एम्बेसी को, तो एम्बेसी को पता होता है ये स्टूडेंट्स हैं, अगर आपका मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, तो आपका वीज़ा नहीं रुकता, आपको इशू कर देते हैं वीज़ा। बट अगर आप इस प्रोग्राम में इंटरेस्टेड और आप पाकिस्तान से आ रहे हैं तो प्लीज़ कीप दिस थिंग इन योर माइंड कि आपको सर्बिया के वीज़ा के लिए प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। आपको पहले किसी और कंट्री जाना पड़ेगा, फॉर एग्जांपल ईरान और कतर या कुछ UAE इस तरह से, और फिर आपको वीज़ा प्रोसेस करना पड़ेगा। तो आई थिंक दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो कि हमें कंसिडर करनी चाहिए। तो इसमें जो है चूँकि काफ़ी प्रोसेस मुश्किल है सर्बिया का, ये तो हमें पता है कि उसके अंदर ये सिस्टम है, लेकिन क्या यूनिवर्सिटी ने एम्बेसीज़ को ईमेल की थी स्टूडेंट्स के लिए, उनको किसी तरह से फैसिलिटेट किया था इस वाली यूनिवर्सिटी ने, उसके बारे में भी बताएं ज़रा। बिल्कुल, हमारे सर्बिया के कोऑर्डिनेटर्स बहुत बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव हैं। मेरे बिहाफ़ पे बहुत ज़्यादा, मुझे याद है इवन मुझे सबसे पहले लेटर्स इशू किए गए थे, क्योंकि मेरा ये इशू था, मुझे एक वीज़ा तुर्की से लेना था, दूसरा मुझे पाकिस्तान से लेना था, तो उन्होंने मुझसे इतना कोऑपरेट किया था कि मुझे सबसे पहले लेटर्स भेज दिए थे। उसके बाद उन्होंने बहुत दफ़ा एम्बेसी को ईमेल्स की थी, लेकिन एम्बेसीज़ अपना टाइम लेती हैं, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि समहाउ उनकी ईमेल से कुछ ना कुछ इफ़ेक्ट होता है। तो यस, कोऑर्डिनेटर्स कोऑपरेट करते हैं बहुत ज़्यादा, स्पेशली सर्बियन कोऑर्डिनेटर्स। चलें, ये तो बहुत अच्छा रहा आपका एक्सपीरियंस यहाँ का सर्बिया का। अब एक क्वेश्चन ये है मेरा आपसे कि यहाँ पे जो आपकी इनरोलमेंट हुई थी उसके दौरान चूँकि ये प्रोग्राम जो है फंडेड बाय यूरोपियन यूनियन है, क्या आपने कोई अपनी तरफ से फ़ीस दी है यहाँ पे, या आप ग्रीस में कोई फ़ीस देंगी, यानी कि जिसे कहते हैं ट्यूशन फ़ी या कोई एक्स्ट्रा जो एक्सपेंसेस होते हैं वो वाले, या टोटल एवरीथिंग वाज कवर्ड बाय द एरास्मस? हर चीज़ हमारी अंडर इरास्मस होती है, हमने कोई भी पेमेंट नहीं की। बस ये होता है कि फ़र्स्ट मंथ में आपको अपनी अकोमोडेशन का, अपनी वीज़ा फ़ी, एंड इसके अलावा ये भी डिपेंड करता है कि आपका कंट्री वीज़ा फ़ी मांग रहा है या नहीं। पाकिस्तान वीज़ा फ़ी मांगता है ग्रीस के लिए, लेकिन जब मैंने टर्की से अप्लाई किया तो टर्की में जो सर्बियन एम्बेसी है वो स्टूडेंट से वीज़ा फ़ी नहीं लेती, तो मैंने कोई वीज़ा फ़ी पे नहीं की। तो ये कंट्री टू कंट्री जो है वो वेरी करता है। अदरवाइज़ हमें कोई भी किसी किस्म का कोई भी पेमेंट नहीं करनी होती, कोई ट्यूशन फ़ी नहीं है, नथिंग, कुछ भी नहीं, हर चीज़ कवर्ड होती है। जो हमें स्टाइपेंड मिलता है उसी से हम अकोमोडेशन करते हैं, ट्रैवल एक्सपेंसेस, ईच एंड एवरीथिंग, एंड इट्स ये इतना डिसेंट अमाउंट है कि हमारा सब कुछ कवर हो जाता है। अब क्वेश्चन यहाँ पे एक नया है, वो ये है कि जो एडमिशन के लिए डॉक्यूमेंटेशंस होते हैं उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंटेशंस आपने सबमिट किए थे, उसके बाद हम बात करेंगे कि इसमें कौन से डॉक्यूमेंट जिसमें स्टूडेंट्स को मसला आता है। तो पहले मुझे बताएं कि कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपने सबमिट किए थे इस एप्लीकेशन प्रोसेस के दौरान। ठीक है, ये आपको रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स भी वेबसाइट पे जो है उनकी लिस्ट है, मिल जाएंगे। एक तो हमें अपना प्रूफ ऑफ रेजिडेंस देना होता है पाकिस्तान का, क्योंकि हर कंट्री का कोटा होता है, तो हमें ये प्रूफ करना होता है कि हम पाकिस्तानी हैं। तो उसके लिए मुझे याद है कि कचहरी से एक रेजिडेंस प्रूफ का मिलता है लेटर स्टाम्प पेपर के ऊपर, वो मैंने लिया था। इसके अलावा जो डॉक्यूमेंट्स थे उनमें मेरी
हमारी सीवी थी, यूरोपास की सीवी। इसके अलावा हमारा एसओपी था, अंडर 1000 वर्ड्स होना चाहिए वो। और ये कुछ चीज़ें थी। लेटर ऑफ रिकमेंडेशन थे, मैंने 2 लेटर सबमिट कराए थे। और इसके अलावा आपको एक फ़ोल्डर बना के कम्प्लीटली वो अपलोड करना होता है, ईमेल करना होता है, ये प्रोसेस होता है। तो उस डॉक्यूमेंट के अंदर मेरे जो प्रोग्राम से रेलेवेंट जितने सर्टिफिकेट्स थे, जो मैंने वर्कशॉप्स अटेंड की थी, मेरे कोर्सेज़ थे। कोर्सेज़ मींस जो एक्स्ट्रा कोर्सेज़ होते हैं, जैसे कोर्सेरा वगैरह से हम करते हैं, और सेमिनार्स, वेबिनार्स, उन सब के सर्टिफिकेट्स मैंने अपलोड किए थे। और जो आपकी कोई पब्लिकेशन है, ठीक है, बैचलर्स लेवल पे हमारी कोई बड़ी लेवल की कोई पब्लिकेशंस नहीं होती। कुछ जो है वो नेशनल लेवल की जर्नल पब्लिकेशन थी, कुछ मेरी कॉन्फ्रेंस पब्लिकेशंस थी, वो भी कोई बहुत हाई लेवल की नहीं थी। इंटरनेशनल एक थी, बाकी कोई इंटरनेशनल नहीं था, सब नेशनल लेवल पे लोकल था जो भी था। तो वो सब चीज़ें मैंने अपलोड की थी। तो अगर आप पास, लेकिन प्रोग्राम रेलेवेंट, तो क्योंकि मेरा बायोमेडिकल इंजीनियरिंग था, तो मेरा जो भी स्टडीज़ रिलेटेड मेरे एक्सपीरियंसेस थे, मैंने सब अपलोड किए थे। इंटर्नशिप, ईच एंड एवरीथिंग मैंने उस फोल्डर के अंदर सब फोल्डर्स बनाकर उसमें मैंने अपलोड कर दिया था। यानी आपने कोई चीज़ जो है वो छोड़ी नहीं है, ईच एंड एवरीथिंग, कोई भी एक छोटी सी छोटी चीज़, क्योंकि ये एरास्मस प्रोग्राम है तो इसमें एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ का बहुत रोल होता है। अगर 60% आपकी जीपी है तो उसमें से 5 to 10% की रेशो में आपके एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, वॉलंटियर एक्टिविटीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा काउंट होती हैं। तो इसलिए आपको ज़रूरी है कि आप ईच एंड एवरीथिंग जो है वो प्रोवाइड करें उनको, ताकि आपकी जो एप्लीकेशन है वो और अच्छे से खिल के आए, जहाँ पे आपकी कमियाँ वगैरह वो वहाँ से पूरी होती रहें। अब मेरा क्वेश्चन ये है आपसे आगे कि जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, जो स्टूडेंट्स की लाइफ है सर्बिया में, हाउ इज़ इट लाइक ए वुमन जो कि हिजाब पहनती हैं आप, तो यहाँ पे क्या आपको मुस्लिम्स के ख़िलाफ़ या इस तरह का कोई सिस्टम देखने को मिला है? कैसे यहाँ पे हैं टीचर्स, कैसे हैं मुस्लिम स्टूडेंट्स के साथ? उसके अलावा यहाँ के जो लोगों का रवैया है वो कैसे है? अच्छा, मुझे किसी किस्म के मसले का सामना अल्हम्दुलिल्लाह नहीं करना पड़ा। और मैं इस मामले में बहुत लकी थी कि मेरी क्लासमेट्स हैं, 4 अदर क्लासमेट्स हैं, फ़ीमेल स्टूडेंट्स हैं जो कि हिजाब करती हैं, और हम में से किसी को किसी किस्म के मसले का सामना नहीं करना पड़ा। दो कि हम सर्बिया के ऐसे सिटी में हैं जहाँ पर हमें इक्का दुक्का मुसलमान नज़र आते हैं, ज़्यादा यहाँ पर जो है वो क्रिश्चियन मेजॉरिटी है। लेकिन ये लोग काफ़ी अच्छे हैं, कोऑपरेटिव हैं, जब किसी से किसी हेल्प की ज़रूरत हुई उन्होंने की। और मुझे किसी किस्म की रेसिज्म का सामना भी बिल्कुल अभी तक नहीं करना पड़ा। किसी को हो सकता है करना पड़ा हो, पर मुझे नहीं करना पड़ा अल्हम्दुलिल्लाह। सो इस मामले में मेरा एक्सपीरियंस इन लोगों के साथ काफ़ी अच्छा रहा अभी तक तो। ये बात बिल्कुल सही कही है इन्होंने, क्योंकि सर्बिया के अंदर इतने मुस्लिम नहीं हैं, लेकिन जितने हैं बहुत रिस्पेक्ट मिलती है आपको। यू विल नॉट बी सीन एज ए फ़ॉरेन बॉडी, जैसे कि आपको दूसरे मुल्कों में शायद देखने को मिला है, लेकिन सर्बिया के अंदर आपको ये चीज़ नहीं देखने को मिलती, और अगर होगी भी तो हमें उसका इल्म नहीं है। हमारे पर्सनल एक्सपीरियंस इसके अंदर इनका और इनके स्टूडेंट साथ को रहेगा वो बहुत कम रहा है। चूँकि फ़ीमेल स्टूडेंट का क्वेश्चन आता है तो इसलिए मैंने आपसे ये पूछ लिया। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन सबसे अहम है कि जो आपने डॉक्यूमेंटेशन बयान किए थे उसके अंदर एक था प्रूफ ऑफ रेजिडेंस, जो पाकिस्तान से लेना होता है हमने, चूँकि हम पाकिस्तान के बारे में बात कर रहे हैं। तो वो जो आपने डॉक्यूमेंट्स लिया था उसके अंदर कुछ स्टेटमेंट्स थी, किन किन बॉडीज़ ने जो था अथॉरिटीज़ ने उस पर स्टैम्प्स या सिग्नेचर्स किए थे, और उस डॉक्यूमेंट के अंदर कौन सी ऐसी डिटेल्स थी जो हमने इनकॉर्पोरेट करनी होती हैं स्टाम्प पेपर के ऊपर, टू प्रूव आवर सेल्फ कि हम पाकिस्तानी और हमारा एड्रेस ही है। अच्छा, आप कचहरी में जाते हैं और आप उन्हें कह देते हैं कि हमें रेजिडेंस लेटर चाहिए, तो उसके ऊपर बस ये लाइन लिखी होती है कि ये नाम है, ठीक है, स्टूडेंट का। वो ये भी नहीं मेंशन करते स्टूडेंट, बस वो ये मेंशन करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा नाम खदीजा ख़ान है, तो खदीजा ख़ान रेजिडेंट है, इनका ये नेशनल आइडेंटिटी नंबर है, और इस एड्रेस पे ये पिछले 1 साल से रह रही हैं। तो बस उसमें ये होता है, और उसके ऊपर लिखा होता है कि ये डॉक्यूमेंट 3 मंथ्स के लिए वैलिड है। तो हमें कुछ भी नहीं बताना होता, आप बस कचहरी में जाएँ और उनको बोलें कि हमें ये जो है वो रेजिडेंस प्रूफ चाहिए। वो पूछते हैं क्यों चाहिए, आपने बताना है कि भाई हम बाहर पढ़ने जा रहे हैं, उसके लिए चाहिए, रिक्वायरमेंट है। वो बना देते हैं, मेरे ख्याल से 1000 रुपीज़ उसकी फ़ीस है। तो हमें कुछ भी उन्हें नहीं कहना पड़ता, उन्हें पता होता है, क्योंकि ये ना अगर आप कोई फ़ॉरेन जॉब के लिए अप्लाई करें या स्टडीज़ के लिए, तो बाज़ औक़ात ये रिक्वायरमेंट होती है, जो कि इरास्मस के केस में हमेशा होती है रिक्वायरमेंट। जी जी, ठीक है। अब इसमें कुछ एक मैं ऐड करना चाहूँगा कि ये डॉक्यूमेंट जो है आप कचहरी से भी ले सकते हैं। यू कैन ऑल्सो गेट इट फ्रॉम द यूनियन काउंसिल, जिस जगह पे आप पैदा हुए हैं, जिस जगह पे आप रह रहे हैं करंटली, यानी जो शनाख्ती कार्ड के ऊपर जो आपका एड्रेस है, उसकी यूनियन काउंसिल से भी ये आप ले सकते हैं। उनके जो यूनियन काउंसिल का बंदा है, जो सेक्रेटरी होता है, उससे भी आप साइन करवा के इसको जमा करवा सकते हैं। लेकिन बेहतर ये है कि आप नोटरी करवा लें उसको, जैसे इन्होंने जो है कोर्ट से कचहरियों से लिया था स्टाम्प पेपर पे, तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, वो ज़्यादा लेजिट होता है। क्योंकि इन प्रोग्राम्स के अंदर अथॉरिटीज़ को जो है वो ज़्यादा दर्जा दिया जाता है बनिस्बत इसके कि कोई कॉम्पिटेंट बंदा जो है हाई स्केल का, उससे जो है वो आप अटेस्टेशन वगैरह करवा लें। अब क्वेश्चन एक और है कि जो एसओपी होता है,
एसओपी आपने मेंशन किया कि 1000 वर्ड्स का होता है या 1000 कैरेक्टर्स का होता है, तो उसमें ऐसी कौन सी चीज़ों पे फोकस करना चाहिए स्टूडेंट्स को, उनके अपने जो हैं उसके अलावा और कौन कौन सी चीज़ें जो हैं उसमें ऐड करनी चाहिए उन्हें? अच्छा, एसओपी एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है और मैंने जिस तरीके से किया था मैं बता देती हूँ। अच्छा, मुझे कैसे लगा कि मुझे ऐसे एसओपी लिखना चाहिए। मुझे याद है मेरी एक सीनियर थी और उन्होंने स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज़ पे एक वेबिनार कंडक्ट किया था। तो मेरी आदत थी कि मैं ना, क्योंकि इंटरेस्टेड थी, तो मैं हर वेबिनार ज्वाइन कर लेती थी। हालांकि वो फुल ब्राइट स्कॉलर थी, एरास्मस स्कॉलर भी नहीं थी। तो उन्होंने हमें गाइड किया था कि किस तरीके से ना एसओपी लिखा जाता है। उसके बाद मैंने बहुत सारी एरास्मस स्कॉलर्स की यूट्यूब वीडियोस देखी थी और मैंने कुछ सैम्पल्स गूगल से भी पढ़े थे। तो आप लोग ये कर सकते हैं कि आप सैम्पल्स पढ़ें और यूट्यूब वीडियोस देख लें। मैं ब्रीफली थोड़ा सा बता देती हूँ कि आपको ना अपनी स्टोरी से स्टार्ट करना है। स्टोरी का ये मतलब नहीं होता कि आप कहाँ पैदा हुए और कहाँ बड़े हुए, ये नहीं होता। स्टोरी का मतलब ये होता है कि आपने बैचलर्स फॉर एग्जांपल बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में किया या बायो इन्फॉर्मेटिक्स में किया, तो उसके पीछे क्या मोटिवेशन थी, आपको क्यों लगा कि प्री मेडिकल या प्री इंजीनियरिंग करने के बाद आपको इस कोर्स में बैचलर्स करना चाहिए। अच्छा, आपने कर लिया, उसमें जो आपने थीसिस चूज़ किया उसकी क्या मोटिवेशन थी, थीसिस कर लिया, अब आपको बैचलर्स कर लिया आपने, ठीक है, ये इनफ है, आपको क्यों लगता है आपको मास्टर्स करना चाहिए। तो आप उसमें ना अपना कोई प्रोजेक्ट उठा के और आप उसके ना उसमें कोई गैप बता सकते हैं कि इसमें ये गैप है, मेरी जो एबिलिटीज़ थी वो ये थी, उसके मुताबिक मैं इतना काम कर पाया हूँ। अब मैं मज़ीद काम करने के लिए या तो मुझे गाइडेंस चाहिए या तो मुझे रिसोर्सेज चाहिए जो यहाँ मौजूद नहीं है और जिस प्रोग्राम के लिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ वहाँ मौजूद है। तो ये आपकी स्ट्रेंथ बता देती है कि आप मोटिवेटेड हैं, क्यों मोटिवेटेड हैं, ये समझ आ गई। फिर आपको ये बताना होता है कि जिस प्रोग्राम के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसके अंदर ये चीज़ें, जब मैं कहती हूँ ना रिसर्च करनी है प्रोग्राम की, तो रिसर्च करके आपको पता लगेगा कौन से कोर्सेज़ हैं जो हैं आपके लिए पॉजिटिव होंगे, आपकी स्ट्रेंथ बनेंगे। अच्छा, सबसे अच्छी बात, आप ना 1-2 प्रोफेसर्स निकाल सकते हैं, ठीक है। प्रोग्राम की वेबसाइट पर जाएँ, आप कोर्सेज पढ़ें, प्रोफेसर्स देखें, 1-2 प्रोफेसर्स का नाम मेंशन कर दें, उनकी रिसर्च देखें, उन प्रोफेसर ने इस चीज़ पे काम किया है, मैं उनके साथ काम करने में बहुत इंटरेस्टेड हूँ। आपने करना है नहीं करना, लेकिन आप इंटरेस्टेड हैं, ओके। और इस तरह मैंने किया था, मैंने 2 प्रोफेसर्स का नाम मेंशन किया था, एक ग्रीस से थे और एक सर्बिया से थे, मैंने इनका नाम मेंशन किया था। तो ये दिखाते हैं कि आप इतना मोटिवेटेड हैं कि आपने प्रोग्राम के अंदर जाके प्रोफेसर्स को भी देख लिया। तो एक ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा मैं नहीं समझती कि आपको कुछ इस तरह मेंशन करने की ज़रूरत है कि मैं यूरोप में पढ़ना चाहता हूँ और मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है। इस तरह की बातें नहीं लिखनी, आपने बहुत प्रोफेशनल वे में लिखना है, अपनी स्ट्रेंथ बतानी है, अपनी वीकनेस बतानी है कि इस वीकनेस को पूरा करने के लिए मैं ये प्रोग्राम परस्यू करना चाहता हूँ। ये सारे पॉइंट्स एंड पे मैं समझती हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपना शॉर्ट टर्म गोल और लॉन्ग टर्म गोल ब्रीफली बता दें। और बेशक आप बोले कि मैं अपने कंट्री को इस वे में सर्व करना चाहता हूँ, बेशक आप ना लिखें कि मैं यूरोप को करना चाहता हूँ, क्योंकि हम हेल्थ केयर में कुछ भी कर रहे होते हैं तो वो बेसिकली पूरे मतलब ह्यूमैनिटी को ही सर्व कर रहे होते हैं, वो सब तक जा रहा होता है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे, लेकिन ये एक बहुत बड़ी डिस्कशन है कि एसओपी कैसे लिखा जाए। मैंने एक बहुत अच्छी गाइड अपने लिंक्डइन पे भी अपलोड की हुई है, अगर कोई इंटरेस्टेड हो तो हम लिंक दे देंगे, आप देख सकते हैं। उसमें मैंने अपने लेटर ऑफ एसओपी से खुद एग्जांपल्स भी दी हुई हैं कि कैसे लिखना चाहिए, और इसके अलावा आपको बहुत सारी वीडियोस भी मिल जाएंगी। इनका जो लिंक्डइन का पोस्ट का लिंक होगा वो मैं आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, यहाँ जो पोस्ट की डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर जो है मैं ऐड कर दूंगा, ताकि अगर आप इनसे कॉन्टैक्ट भी करना चाहें तो कर सकें। प्लीज़ इररेलेवेंट क्यूरी से वो जो है अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि ये और स्टूडेंट्स हैं, ये मसरूफ़ होते हैं, आपके हर एक क्वेश्चन का आंसर नहीं कर सकते हैं, तो काइंडली अवॉइड डिस्टर्बिंग दैम। अगर आपको कोई वैसे ही क्वेश्चन है जो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है इस वीडियो को देखने के बाद भी, तो फिर आप उनके साथ कॉन्टैक्ट कीजिएगा, बिला वजह क्वेश्चन की जो है ना बरमार ना कीजिएगा। अच्छा, अब इसके अलावा जो है हमारे पास एक क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स का कि स्टूडेंट्स पाकिस्तान की जो CVs होती हैं, जो हम पाकिस्तान में कॉमनली यूज़ करते हैं, जिस पर लिखा होता है डेट ऑफ बर्थ वगैरह और सिर्फ डिग्री लिखती जाती है, 1 पेज की CV होती है, क्या वो CVs यूज़ की जा सकती हैं, या कौन सी CV ऐसी है जो बेस्ट है जिसके लिए आप इस स्कॉलरशिप के अंदर आपकी जो स्किल्स हैं उनको अच्छे से हाईलाइट कर सकती है? आपने कौन सी CV यूज़ की थी? ठीक है, प्रोग्राम की वेबसाइट पे आप देखें तो लिखा होता है कि कोई फॉर्मेट नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड जो CV है वो यूरोपास की CV है। उसमें आपके पास बहुत अच्छे सेक्शंस हैं, आप हर चीज़ को बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे में प्रेजेंट
प्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए, स्कॉलरशिप के लिए 1 पेज की सीवी तो बिल्कुल भी इनफ नहीं है। कुछ प्रोग्राम्स कहते हैं जिनका मुझे पता है कि 2 पेज की सीवी हो, 3 पेज की सीवी हो, लेकिन ये जो प्रोग्राम है हमारा एम बायोम का या एम बायोमी, ये नहीं कहता कि आपके पास ये लिमिट है सीवी की। तो जब उसने लिमिट नहीं दी तो आप प्रिसाइज्ड वे में जो कुछ आपके पास है प्रेजेंट करें। मेरी आई गेस 5 पेजेस की सीवी थी या 4.5 की थी, लेकिन उसमें मैंने बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो बहुत डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन नहीं दी, चीज़ों को लिस्ट डाउन किया था, क्योंकि आप पास चांस होता है चीज़ों को एक्सप्लेन करने का एसओपी के अंदर। तो सीवी 1 पेज की नहीं हो सकती स्कॉलरशिप के लिए, आपकी डिटेल्ड सीवी होनी चाहिए। मैंने यूरोपास की सीवी बनाई थी। इस यूरोपास की जो सीवी है इसके बारे में मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी स्टूडेंट्स की, जिसमें जिन्होंने डिफरेंट स्कॉलरशिप किए थे, तो वो भी मैं पिन कर दूंगा, या तो आपको यहाँ पे पिन नज़र आ जाएगी या डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक जो है मिल जाएगा, तो आप उसको भी देख सकते हैं। उसमें मैंने डिफरेंट सीवीज़ भी रिव्यू की थी जो आपको हेल्प करेंगी इस प्रोग्राम के अंदर स्कोर करने में। अब मेरा जो क्वेश्चन है आपसे वो ये है कि फाइनली जो आप चूँकि अब ग्रीस जा रही हैं, तो ग्रीस के अंदर आपको कौन कौन से चैलेंजेस जो अभी से स्टार्ट हो गए हैं जो आपको देखने पड़ सकते हैं, या आपके सीनियर्स ने आपके साथ शेयर किए हैं, ताकि जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं वो अपने आप मेंटली तौर पर प्रिपेयर हो गए हैं कि हमें ये मसले हो सकते हैं, तो उस बारे में ज़रा बताएं। अगर आप पाकिस्तान से ग्रीस का वीज़ा नहीं लेकर आए तो आप मेंटली प्रिपेयर्ड रहें कि आपके लिए एक हार्ड टाइम होने लगा है। ठीक है, पाकिस्तान में भी हार्ड टाइम आपको मतलब फ़ेस करना पड़ सकता है ग्रीस के वीज़ा के लिए, लेकिन यहाँ पे आके ज़्यादा मसला होगा, क्योंकि आपके कुछ क्लासमेट्स के पास वीज़ा होगा, वो जा रहे होंगे और आपको फिर टेंशन होती है कि भाई मेरे पास तो है नहीं। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इसके अलावा मुझे नहीं लगता एज़ कम्पेयर टू ग्रीस, मुझे लगता है सर्बिया में जो हमें चैलेंजेस फ़ेस करने पड़े, जो कि ये एक ईयू स्टेट नहीं है जैसे कि हमने डिस्कस किया, तो वो इशू भी हमारा ओवरकम हो जाता है ग्रीस में जाके। और अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं तो वो आपके पास चॉइस जो कोर्सेज़ की है, प्रोफेसर्स, रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़, लैब्स, वो सब भी ग्रीस में ज़्यादा हैं। तो मेरे ख्याल से एक वीज़ा इशू है, इसके अलावा कोई इशू नहीं है। और एक और मोटिवेशन ये है कि अगर आप इरास्मस स्कॉलर हैं तो आपकी वीज़ा रिजेक्शन के चांसेस मुझे लगता है ना होने के बराबर हैं, यानी 100 में से शायद कोई एक केस निकल आता हो जिसका वीज़ा रिजेक्ट हो जाए और उसकी भी कोई रीज़न होती है, वरना हमारे मतलब सपोर्ट होती है हमें यूरोपियन यूनियन की, अपने कोऑर्डिनेटर्स की, तो वीज़ा में इतना मसला नहीं होता है। ओके अब यहाँ पे एक बड़ा अहम सा क्वेश्चन है, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनका ना तो पाकिस्तान में वीज़ा लगता है, या किसी दूसरे मुल्क से जो आ रहे हैं उनका वहाँ से वीज़ा नहीं लगा है, तो क्या वो सर्बिया में आके वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो उनको कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो उनके पास लाजमी होनी चाहिए, या अगर नहीं कर सकते वो अपना सेमेस्टर एक्सटेंड यहाँ पे क्या कर सकते हैं इन केस ऑफ दीज काइंड ऑफ जो अनॉमलिटीज़ होती हैं, तो क्या उनमें क्या लाहे अमल है जो आपके कोऑर्डिनेटर यहाँ के जो है आपको हेल्प करते हैं, या प्रोग्राम आपको सिर्फ से बैकआउट करता है, तो उसमें अगर आपका कोई एक्सपीरियंस रहा हो तो वो शेयर कर दें। अच्छा, मेरा तो एक्सपीरियंस नहीं रहा, लेकिन मेरे कुछ क्लासमेट्स का ऐसा एक्सपीरियंस है। हमारे साथ एक हमारी क्लासमेट हैं, वो ऐसे कंट्री से हैं जहाँ पर अभी वॉर वगैरह का सारा सिनेरियो चल रहा है और उनको अपने कंट्री से भी वीज़ा नहीं मिला, सर्बिया में भी उनका वीज़ा रिजेक्ट हो गया, तो उनको अब सर्बिया से रोमेनिया भेजेंगे, क्योंकि हमारे प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट है कि आपको एटलीस्ट 2 कंट्रीज़ में अपनी डिग्री करनी होती है परस्यू। तो अब वो रोमेनिया जाएंगी और रोमेनिया जाकर जो है अपना सेकेंड सेमेस्टर पढ़ेंगी। सर्बिया में चांसेस नहीं है पढ़ने के, उसकी वजह यह है कि सर्बिया में मास्टर्स 1 ईयर का होता है, ठीक है, और ये जो हमारा सेमेस्टर था ये हमारा विंटर वाला सेमेस्टर था, फॉल वाला सेमेस्टर था, तो यहाँ पर ये ख़त्म हो जाता है मास्टर्स। तो अब सर्बिया में नहीं आप पढ़ सकते, लेकिन आपको रोमेनिया भेजा जाता है, तो वो जो वीज़ा प्रोसेस करेंगे वो रोमेनिया का करेंगे। 2 ऑप्शन हैं, या तो आप ऑनलाइन सर्बिया में रहते हुए ग्रीस की डिग्री ऑनलाइन करें, लेकिन ये भी प्रॉब्लमेटिक है क्योंकि हम तो एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, तो फिर आपको जो है वो रोमेनिया भेजा जाता है। तो अभी ये हमारे सामने 2 बैचेस में ये पहला केस है कि वो स्टूडेंट रोमेनिया जाएंगी और वो उनका क्या एक्सपीरियंस होता है वो फिर देखा जाएगा। ठीक है, तो इसमें ये इन्होंने अभी आपको ऑप्शन बता दिया, इन केस कोई मसला मसाइल होते हैं तो जो यूनिवर्सिटी है वो आपको बैक करती है, हर तरह से सपोर्ट प्रोवाइड करती है। ऑनलाइन का भी एक ऑप्शन है जो आप कर सकते हैं, तो उसमें ये होता है कि आपकी जो रेजिडेंसी की सर्बिया के अंदर रहते हुए रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी हो जाती हैं। क्योंकि मैं आपको अपना पर्सनल केस बता देता हूँ, व्हेन आई हैड टू अप्लाई फॉर द वीज़ा, तो उसमें ये होता है कि 6 मंथ्स आपके जो हैं वो इस कंट्री में होने चाहिए और साथ आपके पास रेजिडेंसी होनी चाहिए इस कंट्री की, ताकि आप अपना जो वीज़ा है नेक्स्ट आफ्टर 6 मंथ्स यू कैन अप्लाई फॉर एनी जो
एम्बेसीज़ हैं यूरोपियन यूनियन की, वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अब मेरा जो लास्ट क्वेश्चन है वो आपसे ये है कि क्या आप इस प्रोग्राम के बाद, चूँकि आपका सेकंड बैच अभी आपने मेंशन किया, तो आपके जो सीनियर्स होंगे वो लास्ट सेमेस्टर की तरफ जो है वो जा रहे होंगे, तो आफ्टर द प्रोग्राम आपके जो कोऑर्डिनेटर्स हैं या उनके जो कोऑर्डिनेटर हैं, अगर आपका कनेक्शन रहा हो, तो क्या पर्सपेक्टिव्स नज़र आते हैं, कौन कौन सी ऐसी जगह हैं जहाँ पे आप जा सकते हैं? क्या आपका कोई इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस हुआ है, या इंडस्ट्री के अंदर आपको ऑफर पोजीशन ऑफर हो सकती है, या कोई ऐसी इंडस्ट्री है जो इस प्रोग्राम के अंदर एज ए कोऑर्डिनेट कर रही है इंटर्नशिप्स के लिए, थीसिस के लिए, तो क्या आपको फ्यूचर में जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ क्या हो सकती हैं विद इन सर्बिया एंड आउटसाइड ऑफ सर्बिया, चूँकि यूरोपियन यूनियन में भी है ये, तो वो क्या क्या चीज़ें हैं जो पर्सपेक्टिव में आ सकती हैं, या पीएचडी के लिए क्या क्या मौके हो सकते हैं आपके, तो उस बारे में ज़रा आप एक, अगर आपके पास कोई है इन्फॉर्मेशन तो वो शेयर कर दें। अच्छा, प्रोग्राम में आने से पहले मुझे ये लगता था कि अगर आप इरास्मस स्कॉलर हैं तो आपके लिए बहुत आसानियाँ हैं, और आपको जैसे ही आपकी डिग्री कंप्लीट होगी आपको जो है या तो कोई प्रोफेसर पीएचडी की अपॉर्चुनिटी दे देंगे, या तो आपको कोई ना कोई जॉब मिल जाएगी। लेकिन प्रोग्राम में आकर ये पता लगा कि नहीं, अपॉर्चुनिटीज़ आपको ख़ुद क्रिएट करनी पड़ती हैं। कोई भी आपके पास अपॉर्चुनिटी नहीं लेकर आएगा कि ये अब पोजीशन है हम आपको ऑफ़र कर रहे हैं। आपको क्रिएट करनी होती है, आपको डिफरेंट जगहों पर अप्लाई करना होता है। ये होता है यूरोप में आकर फॉर एग्जांपल मैं इंटर्नशिप करना चाहती हूँ, तो मेरे लिए वो वीज़ा का इशू नहीं है। मैं अपने ग्रीस के वीज़ा पे कहीं भी जाकर 1 महीने की 2 महीने की इंटर्नशिप कर सकती हूँ। तो ये वाला एक प्लस पॉइंट हो जाता है, लेकिन कोई भी आपके पास इंटर्नशिप लेके नहीं आएगा। अच्छा, अगर हम इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें, जी वो हमें प्रोवाइड की जाती हैं। किस तरह से? सर्बिया, ग्रीस और रोमेनिया में जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ से एफिलिएटेड लैब्स हैं, रिसर्च सेंटर्स हैं, या फिर कोई इनकी कोलैबोरेशंस हैं कि इंडस्ट्रीज़ के साथ, तो उनमें हम अपना थीसिस कर सकते हैं। और हो सकता है प्रोबेशन पीरियड हो और कुछ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो जाएं। इतना अभी जो हमारे सीनियर्स हैं उनका थीसिस पीरियड है, अभी कोई हमारा बैच ग्रेजुएट नहीं हुआ कि हम उससे पूछें कि उनकी क्या सूरत हाल रही है। लेकिन आफ्टर माई फर्स्ट सेमेस्टर मुझे यही समझ आई है कि अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास कोई लेकर नहीं आएगा, आपको ख़ुद फाइंड आउट करनी है। एक चीज़ है इंपॉर्टेंट यहाँ पर कि इस प्रोग्राम में हमारे पास विजिटिंग प्रोफेसर्स बहुत होते हैं, तो आप उसको एज एन अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं, और आप विजिटिंग प्रोफेसर्स के साथ अपना इंटरेक्शन अच्छा करके इन फ्यूचर उनको पीएचडी के लिए जो है वो कर सकते हैं कि उनको कंसल्ट कर सकते हैं, और उनको कह सकते हैं कि भाई मैं इंटरेस्टेड हूँ आपकी रिसर्च में, तो हमारा इंटरेक्शन हुआ हुआ है, तो आप मुझे जो है ना वो ये अपॉर्चुनिटी दें या ये मौका मुझे प्रोवाइड करें। तो ये मुझे एक अपॉर्चुनिटी नज़र आती है। इसके अलावा तो मैं अभी इस चीज़ पे कोई कमेंट नहीं कर सकती बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एक्सपीरियंस। चलिए मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर देता हूँ, चूँकि मैं भी बायोमेडिकल इंजीनियरिंग का यहाँ पे स्टूडेंट हूँ पीएचडी का। तो आपको इंडस्ट्री की बहुत ज़्यादा जो है ना वो अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। हमारी जो यूनिवर्सिटी है ये ऑर्गेनाइज़ करवाती है डिफरेंट तरह के कैंप्स को भी, एंड दे ऑल्सो ऑफर डिफरेंट काइंड ऑफ इंडस्ट्रियल जिसे कहते हैं ना अपॉर्चुनिटीज़ टू गेट टू नो इंटर्नशिप। पेड इंटर्नशिप होती है मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर, तो आपको बेनिफिट हो जाता है। उसके अलावा जो इन्होंने प्रोफेसर्स की बात की, तो इनके जो प्रोफेसर विजिटिंग वाले हैं, दे मोस्ट ऑफ देम दे हैव वॉन द मैरी क्यूरी ग्रांट्स। तो उनकी जो मैरी क्यूरी की जो स्कॉलरशिप की ग्रांट्स होती हैं उन्होंने विन की हुई होती हैं। तो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी आती है कि इन फ्यूचर अगर उनके पास कोई मैरी क्यूरी की ग्रांट आती है, मैरी क्यूरी फेलोशिप आती है पीएचडी की, जो कि हाईली पेड फेलोशिप है आफ्टर दिस रसमस आबाद में, और वो पहले नंबर पे आती है पीएचडी के लिहाज से, तो वो आप उनके साथ अप्रोच कर सकते हैं, उनसे डिस्कस कर सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं। तो वो आपको ज़्यादा बेनिफिट हो जाता है कि ये इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, हमारे साथ इनका इंटरेक्शन भी अच्छा रहा, तो आपके पास एक अनदर अपॉर्चुनिटी है जो आप इसको हंट कर सकते हैं। अब हम जो है वो क्वेश्चंस जो मेरे पास आए थे स्टूडेंट्स के, मैं उनके बारे में हम लोग करेंगे क्वेश्चंस के। मैं क्वेश्चन रीड करता जाऊँगा, इनसे पूछता जाऊँगा, और आपको जो है उसके आंसर्स मिलते जाएंगे। लेकिन अगर कोई और आपके क्वेश्चंस वगैरह हो तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट्स वगैरह जो है वो कर सकते हैं। बाकी आपको मैं जो पुरानी वीडियो थी मेरी वो भी मैं लिंक कर दूँगा, सीवी के रिलेटेड भी लिंक कर दूँगा, ताकि आपको जो है क्वेश्चन हो जाए। तो हम जो है वो आपको मिलते हैं थोड़ी देर बाद। ओके जी, अब हम आ गए हैं क्वेश्चन की तरफ। तो मैं क्वेश्चन जो है डिफरेंट वीडियोज़ डिफरेंट प्लेटफॉर्म से जो है मैंने लिए हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है वो ये है स्टूडेंट्स की तरफ से कि हमारा जो बैचलर था वो बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में है, और कुछ का बैचलर जो है वो बायोलॉजी के अंदर है। क्या वो प्रोग्राम के लिए अंदर अप्लाई करने पे एलिजिबल हैं या नहीं है? अच्छा, आई एम नॉट श्योर अबाउट बायोलॉजी बिकॉज इसमें तो आपका कोई इंजीनियरिंग बैकग्राउंड नहीं है, यानी कोई टेक्निकल बैकग्राउंड नहीं है। बाकी इंफॉर्मेटिक्स की साइड से और डिफरेंट फील्ड्स हैं जिनमें आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको कन्फ्यूजन है तो आप ये कर सकते हैं कि आप इस प्रोग्राम के कोऑर्डिनेटर्स को ईमेल करें, ईमेल एड्रेस गिवन होते हैं, उनसे पूछ लें हमारा बैचलर्स बायोलॉजी में है, क्या हम प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हैं या नहीं है। बाकी कुछ फील्ड्स ऐसी हैं जैसे कि बायो इन्फॉर्मेटिक्स, बायो फिज़िक्स आई
हेल्थ केयर और बायोमेडिकल इंजीनियरिंग तो है ही है, बायोमेडिकल साइंसेज, इन फील्ड के स्टूडेंट्स डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। बायोलॉजी के केस में आपको ईमेल करके पूछना पड़ेगा। बायोलॉजी के केस के अंदर मैं जो है थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। बायोलॉजी के स्टूडेंट्स जो बॉटनी वाले हैं वो अप्लाई नहीं कर सकते। बायोलॉजिकल साइंसेज वाले भी कर सकते हैं, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग वाले या बायो साइंसेज वाले जो हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। इन्फॉर्मेटिक्स इन्होंने अभी बता दिया आपको, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। बस बॉटनी वाले जो हैं वो अवॉइड करेंगे। माइक्रोबायोलॉजी वाले भी नहीं अप्लाई कर सकते बिकॉज उसका बायोमेडिकल के साथ इतना ज़्यादा लिंक नहीं आता। लेकिन अगर आपने कोई ऐसा काम किया हुआ है जिसमें बायोमेडिकल के साथ डायरेक्टली लिंक्ड है, कोई ड्रग डिलीवरी वाला सिस्टम, क्योंकि इसका फोकस भी यही है, या आपने कोई सेंसर्स बनाए हैं, तो वो आपको जो है वो हेल्प आउट कर सकते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन जो है स्टूडेंट्स ने किया है कि बहुत सारा जो यूनिवर्सिटीज़ हैं पाकिस्तान के अंदर वो होती हैं हमारे इंग्लिश मीडियम के अंदर, वो जो है वो किया जाता है, सर्टिफिकेट इशू कर दिया जाता है। ऑल्दो इट्स पार्ट ऑफ हमारी जो लैंग्वेज है उर्दू में ही किया जाता है, लेकिन जो करिकुलम वगैरह हमारा होता है वो इंग्लिश में होता है। तो क्या वो जो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट है वो चल जाता है, या हमें आइल्स देना पड़ता है? आइल्स की ज़रूरत है इस प्रोग्राम के लिए या नहीं? नहीं, आइल्स की आपके पास रिक्वायरमेंट नहीं है अगर आपकी डिग्री प्रीवियस डिग्री इंग्लिश मीडियम में है। मेरे पास भी हमारी इंग्लिश मीडियम में ही होती है पाकिस्तान में, तो मेजॉरिटी जहाँ तक मुझे पता है यूनिवर्सिटीज़ में, तो मैंने अपने इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट के साथ अप्लाई किया था, मेरे पास कोई आइल्स नहीं था। तो ये आपका क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स करते हैं कि आइल्स चाहिए नहीं चाहिए, तो इसमें जो है वो आइल्स आपको नहीं चाहिए। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट आपकी प्रीवियस यूनिवर्सिटी की तरफ से जो इशू हुआ है वो आपको इसमें हेल्प कर जाता है। अच्छा जी, अब आगे क्वेश्चन है स्टूडेंट्स का कि मेरे पास जो एक्सपीरियंस है रेलिवेंट वो तो है, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के रिलेटेड भी है, एंड ऑल्सो जो वर्क एक्सपीरियंस है वो भी है मेरे पास, लेकिन मेरी जो GPA है वो 2.5 है। क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ? अप्लाई तो आप मेरे ख्याल से कर सकते हैं, लेकिन आपको ये भी कंसिडर करना चाहिए कि सिलेक्शन क्राइटेरिया आप जाकर देखें अगर वेबसाइट पे, तो 60% आपका CGPA है। तो मैं मतलब आई एम सॉरी टू से, बट आपके चांसेस तो फिर ना होने के बराबर हैं 2.5 CGPA के साथ। फिर आप ऐसा इरेस्मस का प्रोग्राम कंसिडर कर सकते हैं जिसमें 10 या 20% आपका जो है स्कोर GPA का हो, और बाकी आपके जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है उसका स्कोर हो। और इरेस्मस में हैं कुछ ऐसे प्रोग्राम्स, तो आपको मेरे ख्याल से ये वेस्टेज ऑफ टाइम होगा इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना 2.5 CGPA के साथ, टू बी ऑनेस्ट। और मोटिवेशन के लिए मैं आपको बता दूं कि 2.5 GPA वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो भी सिलेक्ट हुए हैं रासमस के अंदर। जैसे इन्होंने बताया कि कुछ ऐसे प्रोग्राम्स हैं जिसमें GPA को इतनी मैटर नहीं दी जाती, 10% वेटेज होता है, लेकिन आपके जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, रिसर्च एक्सपीरियंस है, वो काउंट हो जाता है, तो आपकी सिलेक्शन हो जाती है। अब अगला क्वेश्चन है कि जो स्टूडेंट्स बायोटेक्नोलॉजी के हैं, बायोटेक्नोलॉजी के अंदर उन्होंने काम किया होता है बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के रिलेटेड या बायोसेंसेस के ऊपर, या उन्होंने कोई ऐसी चीज़ बनाई होती है जो बायोमेडिकल के साथ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है वो अटैच हो रही होती है, तो क्या वो स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं इस प्रोग्राम के लिए? बिल्कुल कर सकते हैं। मैंने आपको बताया मेरे क्लासमेट है, बायोकेमिस्ट्री का उनका बैकग्राउंड है, लेकिन उनकी इंटर्नशिप बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में है, और इसके अलावा उनके कुछ प्रोजेक्ट्स हैं बायोमेडिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड, जैसे कि ड्रग डिलीवरी सिस्टम के ऊपर। तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, और आपने अपने SOP में अपनी स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन शो करनी है बायोमेडिकल इंजीनियरिंग पर, क्यों आप करना चाहते हैं बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में मास्टर्स, विद योर प्रीवियस एक्सपीरियंस और जो आपके फ्यूचर गोल्स हैं उनको रिलेट करते हुए। ओके, तो अभी क्वेश्चन मेरे पास एक और है इसी के रिलेटेड के बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनमें से कुछ ऐसे होते हैं जिन्होंने काम किया होता है बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में, लेकिन जो उनकी डिग्रीज़ होती हैं वो कंप्यूटर साइंस की होती हैं या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की होती हैं, लेकिन उन्होंने कोई ऐसे बोर्ड्स बनाए होते हैं, रोबोट्स बनाए होते हैं जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के साथ मैच कर रहे होते हैं। तो क्या वो स्टूडेंट्स भी इसमें कंसिडर किए जाते हैं, या उनका जो फोकस है वो किस तरह से उसको जो है वो हैंडल किया जाता है? बिल्कुल सेलेक्ट किए जाते हैं। मैंने आपको बताया कि मेरे क्लासमेट्स हैं कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेटिक्स इन बैकग्राउंड से, और मेजरली जो मैंने उनसे उनका मतलब एक्सपीरियंस उनका देखा, तो मुझे पता लगा कि ज़्यादातर जैसे कंप्यूटर इंजीनियरिंग के साइड के स्टूडेंट्स जो हैं वो इमेज प्रोसेसिंग के डोमेन में इंटरेस्टेड होते हैं। उनका थीसिस होता है बैचलर्स का, या जो उनका एक्सपीरियंस होता है वो इमेज प्रोसेसिंग की साइड पर होता है, कैसे डीप लर्निंग मॉडल्स अप्लाई किए जा रहे हैं बायोमेडिकल इमेजेस के ऊपर, CT स्कैन, MRI। तो वो उस पे उनके प्रोजेक्ट्स होते हैं, फिर वो अपना इंटरेस्ट शो करते हैं कि हम इस चीज़ पे काम कर रहे हैं और ये हमारा फ्यूचर इंटरेस्ट है। तो हम लोग जो है वो इसलिए बायोमेडिकल इंजीनियरिंग परस्यू करना चाहते हैं। बिल्कुल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स सारे हमारे साथ हैं।
सुकून चेक कर लें, यहाँ पे इतना है कि अभी वो उड़े हैं परिंदे तो वो डर गए हैं, अदरवाइज़ इतनी खामोशी है यहाँ पे। तो सुकून के मामले में भी सर भी आपको जो है वो अच्छा लगेगा। अच्छा, अब क्वेश्चन एक और ये है कि कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो लास्ट सेमेस्टर्स के अंदर हैं, उनके 7 सेमेस्टर पूरे हो गए हैं और 8वें सेमेस्टर में वो इनरोल्ड हैं, उनके पास 7 सेमेस्टर्स की ट्रांसक्रिप्ट वगैरह है। क्या वो स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो उसके लिए कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए होंगे? बिल्कुल कर सकते हैं। मेरे साथ मेरे 2 क्लासमेट्स हैं जो कि अपने फाइनल एग्ज़ाम देकर यहाँ पर आए हैं। उन्होंने अपने 7th सेमेस्टर का जो आपको रिज़ल्ट एक्सट्रैक्ट मिलता होता है उसके साथ अप्लाई किया था, और यहाँ पर आकर उन्होंने बाद में अपनी डिग्रीज़, डिप्लोमा और ट्रांसक्रिप्ट्स मंगवाई हैं और सबमिट कराई हैं यूनिवर्सिटी में। तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। उसके लिए आपके पास एक होप सर्टिफिकेट होता है, वो आपने यूनिवर्सिटी से लेना होता है। उसके ऊपर बस ये लिखा हुआ होता है कि ये स्टूडेंट इतने सेमेस्टर कंप्लीट कर चुका है और एज़ पर द एक्सपेक्टेशंस इस मंथ में, इस ईयर में ये ग्रेजुएट हो जाएगा। तो उसमें यूनिवर्सिटी की स्टैंप होती है, यूनिवर्सिटी का लेटर हेड होता है, उसके ऊपर वो होप सर्टिफिकेट होता है। ठीक है, ये कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो मेरे पास स्टूडेंट्स के बार-बार आ रहे थे। एक आइल्स का था जो आपने आंसर कर दिया, फिर डिग्री का भी हो गया, वो भी आंसर कर दिया। कौन-कौन सी डिग्रीज़ में अप्लाई किया जा सकता है वो। कोई ऐसा क्वेश्चन जो आपको कि किसी ने पूछा हो या कोई ऐसी चीज़ जैसा पॉइंट है जो आप शेयर करना चाह रही हो एज़ ए फाइनल थॉट, तो आप उसके बारे में जो है हमें बताएँ? ठीक है। एक बात मैं ये कहूँगी कि दो कि हम बहुत ज़्यादा एम्बायोम पे बात कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को मैं ये बात भी कहूँगी, इवन दो आप बायोमेडिकल इंजीनियर हैं, इट डज़न्ट मैटर कि आप बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में ही अप्लाई करें। हमारे पास बायोमेडिकल इंजीनियर्स के लिए मैंने लास्ट टाइम देखा, मैं तो अप्लाई कर चुकी थी तो मुझे पता लगा 7 to 8 ऐसे प्रोग्राम्स हैं, जैसे गोल्स का प्रोग्राम है और बहुत से प्रोग्राम्स हैं, इमा का प्रोग्राम है, आप उनमें भी अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया, अगर आप पाकिस्तान से सेलेक्ट होते हैं तो थोड़ा सा सर्बिया के वीज़ा का इशू है कि हमारे पास एम्बेसी ही नहीं है और आपको पहले किसी और कंट्री जाना पड़ता है। तो टू बी ऑन सेफ साइड आप ये काम करें कि आप कम अज़ कम 3 प्रोग्राम्स में लाजमी अप्लाई करें। आप अगर बायोमेडिकल इंजीनियर हैं तब भी हमारे पास इमेज प्रोसेसिंग का भी प्रोग्राम है और स्पेस मेड और भी प्रोग्राम्स हैं, आप उनको एक्सप्लोर करें। और सब स्टूडेंट से मैं ये कहूँगी कि आप एट लीस्ट 2-3 प्रोग्राम में लाजमी अप्लाई करें। और क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है कि हम कितने प्रोग्राम्स में अप्लाई कर सकते हैं। पहले लिमिट थी 3 प्रोग्राम्स की, अब कोई लिमिट नहीं है, आप जितने मर्ज़ी प्रोग्राम्स में अप्लाई करें। जस्ट डू योर बेस्ट एंड सी व्हाट हैपेंस। जितनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़, जितनी ज़्यादा एप्लीकेशन, उतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी। तो जितना ज़्यादा आप अप्लाई करेंगे, अच्छे से अप्लाई करेंगे, तो आपके पास उतनी ही ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो आएँगी। फाइनल थॉट के तौर पे मैं आपको बता दूँ, सर्बिया के वीज़े के रिलेटेड जो क्वेश्चन था, सर्बिया का वीज़ा अभी इन्होंने चेंज कर दिया, तो सारा का सारा प्रोसेस ऑनलाइन है। तो जब आपका वीज़ा अप्रूव हो जाता है, तो जब भी आपने जो है वो जाके सिर्फ वीज़ा कलेक्ट करना होता है, तो आप वहाँ से डायरेक्टली, जहाँ से कलेक्ट किया आपने वीज़ा, वहाँ से डायरेक्टली सर्बिया में फ़्लाई कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा आसान काम हो गया हुआ है। थैंक यू वेरी मच खदीजा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। बहुत बहुत शुक्रिया, आपके लिए बेस्ट विशेज़ हैं। आप ग्रीस जा रही हैं, आपको कामयाबियाँ दे अल्लाह ताला। बहुत बहुत शुक्रिया आपके इस टाइम के लिए। अगर आपकी कोई नेक ख्वाहिश है जो स्टूडेंट्स के साथ शेयर करना चाहिए एज ए फाइनल थॉट, वो आप कर सकती हैं। मैं बस ये कहना चाहूँगी कि डू योर बेस्ट। आप लोग दूसरों के ऊपर काम ना छोड़ें। बहुत से स्टूडेंट्स कहते हैं कि आप अपना ना SOP हमें भेज दें, आप अपनी CV हमें भेज दें। भेजने को मैं भेज दूँ क्योंकि मेरी सिलेक्शन हो चुकी है, लेकिन अगर मैंने आपको भेज दी तो आपका माइंड उसी के जो है ना अराउंड प्रोसेस करेगा। आप उसमें कोई भी नई चीज़, कोई भी इनोवेटिव चीज़ नहीं डाल पाएंगे। तो इसलिए मैं ये कहती हूँ कि जस्ट डू योर बेस्ट और आप अपनी एफ़र्ट पूरी करें और अल्लाह पे भरोसा रखें। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप मेहनत करें और अल्लाह आपको सिला ना दे। इस प्रोग्राम में नहीं तो कहीं और ज़रूर मिलेगा। तो मेहनत को एक जो है ना वो आप अपने साथ रखें कि आपने मेहनत बहुत करनी है और शॉर्टकट्स पे नहीं जाना, क्योंकि जो शॉर्टकट्स का रिज़ल्ट होता है वो इतना ब्यूटीफुल नहीं होता है। और फाइनल इस पे जो है वो बहुत बहुत शुक्रिया इनका कि इन्होंने दिया है। अब मैं आपको कहूँगा फाइनली, बेगर्स कैन बी चूज़र्स, सो चूज़ योर प्रोग्राम एज़ इट इज़, कि अच्छे से चलें और अच्छे से जो है अप्लाई करें। अगर आपको क्वेश्चंस वगैरह हो तो फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी। डू नॉट डिस्टर्ब खदीजा। कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझसे कर लें। अगर कोई बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है, किसी चीज़ में समझ नहीं आ रही, तो आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इनका लिंक्डइन मैं दे दूँगा नीचे। थैंक यू वेरी मच खदीजा। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय। बाय।